नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं। जब बात करो वो शुरू हो जाते हैं कि जी वो नैब न्याजी नेक्सस या कभी कुछ शुरू हो जाता है। ये खुद कोरोना है इस मुल्क को जो चिमट गया हुआ है। ऑपोजिशन से बड़े रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। आपने पिछले 2 साल में कहीं गुंजाइश छोड़ी है कि अपोजिशन आपसे कोऑपरेट करे? जनाब अली, ये सियासत तो जो है हमारे छोटे शहरों में, कस्बों में, थानों में होती है जो वजीर आजम साहब ने की है इस 2 साल में। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की स्मार्ट लॉकडाउन का शोर करे तो स्मार्ट लॉकडाउन करते। अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारा पैरामेडिक्स आज तक क्यों रो रहे हैं? ये इसलिए है कि हमारा वज़ीर आज़म इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीद रईस और आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। इस हफ्ते जो डेवलपमेंट्स हुई और खास तौर के ऊपर कौमी असम्बली का सेशन हुआ, काफी धुआंधार तकारीर हमें देखने में आई और इसी के साथ साथ एक इंटरव्यू जो कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की तरफ से जो इंटरव्यू दिया गया, उसने यकीनी तौर के ऊपर हुकूमती ऐवानों के अंदर भी और इसी के साथ साथ हर जबान ज़दोआम पर भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिस्कशंस जो हैं वो उसने खोल दिए। हुकूमत की तरफ से अब तरदीद और इस चीज की क्लैरिफिकेशन को यूं नहीं बल्कि यूं था, 6 माह का मतलब कुछ और नहीं बल्कि वुज़रा की कारकर्दगी मापने के लिए या उनको वक्त देने के लिए 6 माह की बात की गई। मौजूदा सूरत हाल के अंदर हम जो देख रहे हैं कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, चाहे वो अख्तर मेंगल साहब हो या फिर जमहूरी वतन पार्टी हो, ये जमातें और ख़ास तौर के ऊपर हुकूमत जिन इत्तेहादियों के सहारे इस वक्त हुकूमत में है, अगर यही इत्तेहादी खड़कना शुरू कर दें, अगर यही इत्तेहादी जो है बजना शुरू कर दें, तो यकीनी तौर के ऊपर जब हुकूमत इत्तेहादियों के सहारे खड़ी होती है तो फिर हुकूमत को मनाने पे और मन्नत तरल्ले यकीनन करना पड़ती है अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। लेकिन जो इंटरव्यू फवाद चौधरी साहब ने दिया और उसके बाद जिस तरह के मामलात आए, अब ऐवान में हमने देखा कि जिसी तरह से वजीर आजम इमरान खान साहब की जो तकरीर, जो उनका अंदाज गुफ्तगू रहा, इस बार कुछ ऐसा अंदाज गुफ्तगू था जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इससे पहले यही इमरान खान साहब थे जो अपोजिशन या करप्ट माफिया के हवाले से या जो हुकूमत में पिछले अदवार में रहे, उनको ये कहा जाता रहा कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, कि रुलाऊंगा, सताऊंगा और किसी भी करप्ट माफिया जो इस मुल्क पे जिन लोगों ने हुक्मरानी की और इस मुल्क को लूटा, उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि मेरा नैब से तो कोई ताल्लुक नहीं है, 90% केसेस पहले के बने हुए थे, नैब मैंने नहीं बनाई है, उसके बावजूद मुझे क्यों नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से मुझे गर्दाना जाता है। और इसी के साथ साथ एक अंदाज जो नजर आया उनका कि मुसालिहाना अंदाज नजर आया, कुछ इस तरह से अंदाज नजर आया कि जनाब कोई नहीं, अगर मुझसे कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो ठीक है। ये अंदाज या ये अंदाज गुफ्तगू बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 6 माह की बात की जा रही है, क्या वाकई 6 माह का कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा टाइम फ्रेम या वाकई वजीर आजम साहब के पास या उनके पास ये जो बातें हैं या जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आइंदा आने वाले 6 माह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम है इस हुकूमत के लिए। और जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू में कहा कि वजीर आजम साहब कहते हैं कि 6 माह में अपनी कारकर्दगी दुरुस्त करें वरना हालात किसी और रुख भी जा सकते हैं, तो क्या आइंदा के आने वाले 6 माह पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस हुकूमत के लिए अहमियत रखते हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इसके साथ साथ जो स्टेटमेंट वजीर आजम साहब ने जो कही, इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द असेंबली के, मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद में आपको चैलेंज करता हूं। इमरान खान साहब ने की, जरा एक क्लिप हम देखते हैं इसी हवाले से जो कोरोना के तनाजुर में उन्होंने बात की है, जरा देखते हैं कि क्या उनकी तमाम जो स्टेटमेंट, जो चैलेंज उन्होंने दिया है, क्या वाकई वो दुरुस्त चैलेंज है या फिर ये चैलेंज को कोई और उन्हें चैलेंज कर सकता है। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। 26 केसेस थे पाकिस्तान में, तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, जिधर जिधर लोग इकट्ठे हो सकते थे वो हमने बंद कर दिया। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आप मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आपके सामने जो स्टेटमेंट्स आई हैं इन सब पर बात करेंगे आज।
हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया आपने। इसी के साथ साथ अता ताड़ा साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका अता साहब। और सैयदा शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका शैला साहिबा कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद जवाद साहब, आपसे आगाज करते हैं। क्या कोई एलिमेंट या जो एक सियासत के अंदर, आपकी हुकूमत के अंदर तरदीद बातें, तमाम चीजें इस वक्त जबान ज़द-ए-आम है पाकिस्तान की सियासत को लेके कि आइंदा आने वाले जो 6 माह हैं वो बहुत अहम है? क्या बाकी 6 माह आपके लिए अहम है, इस हुकूमत के लिए अहम है? और अगर कारकर्दगी इस हुकूमत ने नहीं दिखाई तो वाकई ही हालात किसी और रुख की तरफ चले जाएंगे? फरीद, अगले 6 माह जो हैं वो मेरा ख्याल है कि इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि हमने अभी अपना एक बजट पेश किया है जो कि कोरोना की सूरत हाल में पेश किया गया। एक बड़ा मुश्किल बजट था। अब जैसे जैसे हम कोरोना की सूरत हाल से निकलेंगे तो एक पोस्ट कोरोना सिचुएशन भी हमने फेस करनी है कि जिसमें हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस भी होंगे। तो इसलिए 6 महीने का जो टाइम है वो यकीनन बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम है और इसमें हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो यकीनन मैटर करेगी। हुकूमत के जो रिजल्ट्स हैं वो भी यकीनन मैटर करेंगे, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि एक मैच जो है जब वो फैसला कुन मरहले में दाखिल होता है तो कोरोना के बाद खास तौर पे अब 4-5 महीने गुजर चुके हैं, तो इसलिए जो कोरोना ने हमारी इक्तिसादी सरगर्मियों के साथ, मईशत के साथ जो सलूक हुआ, जाहिर है कि वो बड़ा इफेक्ट हुआ पाकिस्तान के रेवेन्यूज में, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो अब उसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। और अभी भी अगर आप कह भी देते हैं कि जी लॉकडाउन खोल दिया है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज करें, तो जो चीज मैंने महसूस की है कि अभी भी जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो उस तरह से शुरू नहीं हो सकती जब तक ये कोरोना का खौफ खत्म नहीं होता। आपने अहमद जवाद साहब, आपने कहा फैसला कौन है, आप खुद ये कह रहे हैं यकीनन फैसला कौन है, परफॉर्मेंस भी बड़ी मैटर करेगी। और वजीर आजम साहब ने खुद भी जो बात है, और यकीनन वो कहते भी होंगे अपने वुज़रा को। लेकिन एक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो ये कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होने के बावजूद भी जो वजीर आजम के मुआवनीन हैं, जो मुशीर हैं, उनकी तादाद उन पोजीशंस पर ज्यादा है। जिस तरह से अब्दुल हफीज शेख साहब हैं, बाबर रवान साहब हैं, जुल्फे बुखारी, अब्दुल रज़ाक दाऊद, डॉक्टर इशरत हुसैन, मिर्जा शहजाद अकबर साहब, डॉक्टर शहबाज गिल, डॉक्टर सानिया मिर्जा, डॉक्टर जफर मिर्जा, ये एक लंबी फहरिस्त है। आप नहीं समझते हैं कि जो इलेक्टेड अगर लोग हैं और उनके पास अगर वो पोर्टफोलियोज होंगे तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में जवाबदेह भी होंगे अपने अवाम को जिनसे उन्होंने वोट लिया? और अगर जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स अगर इस पोजीशंस पर आ जाएंगे तो वो तो जवाबदेह है ही नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में परफॉर्मेंस मैटर अगर करती है या परफॉर्मेंस में कोई अगर फ्लॉ है भी तो अल्टीमेटली पार्टी या गवर्नमेंट को उसका नुकसान पहुंचेगा और अल्टीमेटली फिर अवाम का एतमाद भी आप लूज करेंगे। तो अगले 6 माह के अंदर जो परफॉर्मेंस है, अगर वो फैसला कुन है, तो आप समझते हैं कि 6 माह में अगर कारकर्दगी नहीं दिखा सके वुज़रा, मुआवनीन, मुशीर, तो फिर हालात वाकई काबू से बाहर हो जाएंगे? देखिए फरीद, ये जो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर, अगर हम ये समझते हैं कि इलेक्टेड लोग जो हैं वो पोजीशंस के ऊपर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, तो जो पिछले 48 साल में पाकिस्तान का सियासी अगर तारीख उठा लें तो उसमें चाहे मिलिट्री डिक्टेटर हो या कोई सिविलियन गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी है या PMLN है या PMLQ है, तो उसमें ज्यादातर पोजीशंस के ऊपर इलेक्टेड लोग ही होते थे ना। तो उन इलेक्टेड लोगों ने जो मुल्क को जिस हाल में पहुंचाया है, तो इस फार्मूले को मेरा ख्याल है कि कोई इसकी बात बनती नहीं है कि अगर आप इलेक्टेड लोगों को पोजीशंस देंगे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये कोई फार्मूला नहीं है। अगर आप अमेरिका या बाकी दुनिया में भी देखें, जो भी एक पार्टी या एक हुकूमत में आती है तो वो बहुत सारी ऐसी सैकड़ों पोजीशंस होती हैं कि जो वो सिलेक्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो डायनेमिक्स हैं उसको देखते हुए की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसा तयशुदा फार्मूला नहीं है कि आपने इलेक्टेड लोग जो हैं उनको ज्यादा पोजीशंस देनी है, नॉन इलेक्टेड नहीं लेने। आपने देखना है कि आपको बेहतर आपके लिए परफॉर्मेंस कौन दे सकता है। वो इलेक्टेड भी हो सकता है, नॉन इलेक्टेड भी हो सकता है। मैं अता तारड़ साहब की तरफ जरा चलता हूं। अता साहब,
ये जो बात इस वक्त अहमद जवाद साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी इलेक्टेड ने तो कोई खास कारकर्दगी जो रहे उन्होंने नहीं दिखाई, तो इट्स नॉट कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। चले इसके ऊपर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहला जो सवाल आपसे भी मैं वही करूंगा कि क्या पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस हुकूमत के लिए आइंदा 6 माह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और क्या बर्तन खड़कना शुरू हो गए? मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, अता साहब, अता तारड़ साहब से राब्ता जो है वो करने की कोशिश करते हैं, जरा दोबारा कम्युनिकेट करते हैं। शैला साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ चले ले आता हूं कि क्या आप भी ये समझती हैं कि इस हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले 6 माह बहुत अहम है? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया और तमाम लोगों से दुआ की इल्तिमास है कि मेरी रीसैम्पलिंग हुई है, दुआ करें कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। बिल्कुल, हम दुआ गो भी हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि सिचुएशन के बावजूद भी आपने हमें शो में आपने कंसेंट किया, आपने एग्री किया। हमारी दुआएं, सबकी दुआएं कि आप जल्द सेहतयाब हो जाए। अच्छा देखिए, हुकूमत के लिए शुरू दिन से जो है वो हर दिन इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हुकूमत से किसी ने नहीं कहा था कि वो अपनी पेशीन गोइयां करे। वो ये कहते आए थे कि हम कर्ज नहीं लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लूंगा। वो ये कहते थे कि हम जो है अपनी खुददारी नहीं बेचेंगे। फिर वो ये कहते थे कि अगर आम इस्तेमाल की चीजें महंगी हो जाएं तो समझें कि वजीर आजम चोर है। फिर उन्होंने है ना ये कहा था कि हम मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे। करप्शन का खात्मा बहुत अच्छी बात है। फिर बहुत सारी बातें खुद ही हो गई कि वो ऑपोजिशन को कहते थे रुलाऊंगा, ये करूंगा, यहाँ तक कि 6 महीने हमारे कायदीन जो थे नैब की हिरासत में रहे और रेफरेंस तक नहीं दायर हो सका। और सबने देखा कि चांद रात को 12 बजे एक सीनियर सिटीजन है परियाल टालपुर साहिबा, बीमार है, कैसे उनको घसीटते हुए जेल ले गए। अच्छा, फिर हुकूमत की तमाम बातें जो थी वो खुद ये वाहिद वजीर आजम है जिनकी बातों को उन्हीं के जरिए झूठा साबित किया जाता है, उनके क्लिप्स दिखा के। और नून लीग ने 5 साल में जो 10,000 अरब कर्जा लिया, इन्होंने 2 साल में ले लिया। एक ईंट भी कहीं किसी जगह नहीं लगाई। फिर इसके बाद ये आपने देखा महंगाई का क्या आलम रहा है। जिस दिन बजट पेश हो रहा था उस दिन की मेरे पास एक आम अशिया की कीमत लिखी है कि कितने % उसमें 1 साल में इजाफा हुआ। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो फिर और हो गया। बजट के वक्त आपका डॉलर कितना था और आज डॉलर आपका कहाँ खड़ा है। अब ये कहते हैं कि कोरोना की वजह से हमें पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे। मैं इनसे ये कहती हूँ कि 7 मार्च का ट्रिब्यून उठाएं और कोई सा भी अखबार उठाएं। आपकी एक्सपोर्ट थी 3.74% और आपकी GDP जो थी वो कम तरीन GDP थी। तो प्री कोरोना जो आपका मामला था वो इतना अहम था कि पहले ही मरहले में आपकी पूरी जो टीम थी, चाहे वो माशी थी, चाहे कोई भी थी जिसको आप पोस्टर बॉय करके इंट्रोड्यूस कराते थे, वो पूरी आउट हो गई थी, इंफॉर्मेशन से लेके सब। और आपके नॉन इलेक्टेड लोग आए। अच्छा शाह साहब, ये तो बातें आपकी मुझे बस थोड़ी सी एक बात करनी है, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं चाहती हूँ कि जवाद साहब जो हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि तारीख के छोटे से स्टूडेंट हम भी हैं। इस मुल्क को जो कुछ दिया है इस 1947 से वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने दिया है। किसी डिक्टेटर ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। इस मुल्क को डिक्टेटर्स ने डिवाइड किया है फिरकों में। इस मुल्क को डिक्टेटर ने बिरादरियों में डिवाइड किया है। इस मुल्क में डिक्टेटर्स जो हैं वो टेररिज्म लेकर आए और इस मुल्क में तोरा बोरा के नाम पे जो है सब कुछ डिक्टेटर्स ने दूसरों के हवाले कर दिया। इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जितनी भी कमजोर हो, अगर 342 के ऐवान में 146 हो ना तो वो शमसी बेस वापस ले लेती हैं, वो सलाला पे माफी मंगवा लेती हैं, वो जो है ना रेमिटेंस बढ़ा लेती हैं, वो जो है
अपने वो सीप पैक जैसे माहदे कर लेते अच्छा, हैं। जो तो 6 ये माह इनको वाली बात है शैला तारीफ साहबा, पता होना चाहिए। आप अब ये इसको जो 6 माह है, आप इसको अब ये जो 6 माह है, आपको ये लगता बड़े है important कि 6 माह जो है वो बाकी इंपॉर्टेंट है? नई सफबंदियां हो रही हैं, बिल्कुल, पीटीआई गवर्नमेंट के बिल्कुल। लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सियासत में बिल्कुल कोई important तलातुम है। पैदा होने जा रहा है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले मरहले में जैसे मैंने कहा कि इनके लोग जिनको इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था माशी टीम और वो हटे, फिर इनकी इंटरनल जंग सबके सामने आ चुकी है। और अब ये सूरत हाल है कि जो इन्होंने नारा लगाया था जिसको कहते हैं एहतसाब का, उसको आप किसी भी शख्स को बैठे जिसका ताल्लुक पॉलिटिकल ना हो, वो कहेगा कि एक जानिब एक तरफा इस मुल्क में एहतसाब हो रहा है और ये एहतसाब के नाम पर इंतकाम करते रहे। यहाँ तक कि अमेरिका में जाके इन्होंने कहा कि मैं जाके अपोजिशन लीडर के पंखे और एसी उतरवा दूंगा। तो ये क्या था? एक बीमार बाप के सामने उसकी बेटी को पकड़ लिया। फिर आप अमेरिका की मिसाल देते हैं। देखिए, अमेरिका के और हमारे सिस्टम में बड़ा फर्क है। एक तो वहाँ पे सदारती निज़ाम है, दूसरे वहाँ पे 200-250 साल से जमहूरियत है और उनका तरीका बड़ा मुख्तलिफ होता है, तो आप उससे नहीं कर सकते। फिर आपने एक बात और कही कि ये 6 महीने, देखिए ये 6 महीने इतने अहम है कि एक तो आप FATF से नहीं निकले अभी, और उन्होंने अभी कहा है कि आपके यहाँ और भी कलदम तंजीमें हैं। अब अंदर की लड़ाई अपनी कारकर्दगी सिफर। उसके बाद जो वजीर आजम ने कल स्पीच की, उसके में जो उन्होंने पाकिस्तान का अगेंस्ट द टेररिज्म जो है वो पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया। बयानिया उससे जो है वो तब्दील हुआ। जी, मैं बिल्कुल कहूंगी। और जो आप ये कह रहे हैं कि कोरोना का खौफ, जी कोरोना का खौफ आप करें। मैं गवर्नमेंट के एक ऐसे घर में रहती हूँ जिसमें मैं अपने लिए मैंने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया अपने घर में, लेकिन कच्ची बस्तियों में एक कमरों के लोग हैं, वो सेहतमंद होके एक साथ रह रहे थे अरसे से। शाह साहब, अता साहब की तरफ जरा आते हैं। तो वो नहीं रह सकते। अता तारड़ साहब को मैं शामिल गुफ्तगू जरा करूंगा, अगर मेरी आवाज पहुंच रही और है और वो बिल्कुल कनेक्टिविटी है। तो अता साहब, ये जो बात इस वक्त शैला साहबा ने भी कही, मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ जरा सा, क्योंकि इस जरा डिस्कशन को जरा हम बिल्डअप कर लें कि क्या आप भी या PMLN भी आइंदा आने वाले 6 माह की तरफ आप भी फोकस कर रहे हैं? आप भी समझते हैं कि इस गवर्नमेंट के लिए जो कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो विद इन द गवर्नमेंट या ऐसी चीजें पक रही हैं जो आगे चल के जो है वो उसके असरात हमें नजर आएंगे? बहुत शुक्रिया फरीद साहब। बात यह है कि ये 6 माह का जो टाइम फ्रेम या जो बात चल रही है, इसके 2 पहलू हैं। साइकिल पे दफ्तर जाने वाले वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने वाले वजीर आजम, तारीख की और दुनिया की मुख्तसर तरीन काबीना रखने वाले वजीर आजम, ये दावे सारे इनके थे ना कि हमारी कैबिनेट तो 20 मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी, हम साइकिल पे दफ्तर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो ये दावे और ये वादे बड़े अपीलिंग हैं। यानी आपको कोई कहेगा तो आप कहेंगे जी 100%, ये तो बड़े अच्छी बात है, एक्सपेंडिचर कट होना चाहिए। तो ये रियलिटी में और क्लेम्स में बड़ा फर्क है। अब जो मैं ये बात कर रहा हूं, मैं ये इस हवाले से कर रहा हूं कि ये अनरियलिस्टिक लोग हैं, ये रियलिटी से बहुत दूर हैं, इनका बहुत डिस्कनेक्ट है। इनका ख्याल ये था कि हम आएंगे, बैठेंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ तब्दील हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जो हम बिजली छोड़ के गए थे भाई 12,000 मेगावाट, 2013 का वक्त याद कीजिए, 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग थी, देहातों में 15-15 घंटे लोड शेडिंग थी। बड़ी अर्करेजी के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दयानत के साथ 12,000 मेगावाट लगाए हैं और पिछले 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से गुजरे हैं। इस साल फ्यूल की भी शॉर्टेज इन्होंने पैदा कर दी है, जिस वजह से लोगों के घरों में बिजली नहीं आ रही। मैनेज तो कर लें, जो हम छोड़ के गए थे उस चमन को उजाड़ना था तो ठीक है, उजाड़ दिया आपने, मगर कम से कम जो चीज छोड़ के गए थे थोड़ी बहुत उसकी हिफाजत कर लेते। कौमी असासा है, लोगों की नीड है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो मैं बिल्ड कर रहा हूं वो ये है कि 6 माह 2 तनाजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इनके साथ जो इलेक्टेबल्स हैं, इनके साथ जो पॉलिटिकल से रखने वाले लोग हैं, अब जब 2 साल किसी हुकूमत को हो तो उनके हलके हैं, हलकों के अंदर लोग हैं, वोटर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं,
उनकी फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतरी आएगी, लोग उनको भी सवाल करते हैं कि भाई वोट आप लोगों ने इनको दिया था, तो उन्होंने क्या किया है। आज भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है, मेरा वोट वापस करो, हेल्थ एजुकेशन के हवाले से। तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। मेरी अपनी फैमिली ने 1,75,000 वोट लिया, हम 2 हलकों से इलेक्शन लड़े हैं, एक हारे एक जीते। बट पॉइंट ये है कि ये राजा रियाज साहब, ये बाकी लोग, फवाद चौधरी साहब, इनका क्या इशू है, ये क्यों परफॉर्मेंस पे सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि ये लोगों को जवाब दे हैं, लोगों ने गिरबान पकड़ने हैं कल को हलकों के अंदर, लोगों ने पूछना है कि जी आपको मैंडेट तो दिया था इन चीजों का, आपने किया क्या लेकिन है? अता साहब जो तो बात इसलिए अहमद जवाद साहब ने की है ना, वो बात उन्होंने कही कि देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मूला कि आप इलेक्टेड या जो नॉन इलेक्टेड है उनको आप पोजीशंस दें। वो तो इससे ठीक है, पहले जो इलेक्टेड लोग आए उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, और जिन चीजों की आप बात करते हैं नहीं, ना, बट वो मैं आता हूं, वो मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए, जिन चीजों की आप बात करते हैं वो ये वाली चीज भी आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि वो तमाम चीजें, जो चीजें आप छोड़ के गए थे इस हुकूमत को, वो तमाम चीजें आर्टिफिशियली उस चीज को सपोर्ट किया गया था और अब वो रियलिटी पर आई है। देखिए, आर्टिफिशियली अगर हमने बिजली बनाई थी तो बंद कर दे बिजली घर। अगर हमने मोटरवेज आर्टिफिशियल बनाई थी, लाहौर से चले ना आप, टूल प्लाजा क्रॉस करें और सखर तक जाएं, तो अगर सखर तक वो जाली मोटरवे बंद कर दें, लवारी टनल बंद कर दें, हजारा मोटरवे बंद कर दें, जितने अस्पताल है पीकेएलआई से लेके मुजफ्फरगढ़ के अस्पताल तक, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तक, चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद तक, मुल्तान यूरोलॉजी सेंटर तक, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूं, डॉलर, ये तमाम चीजें थी जिसके हवाले से कहा। अगर मुझे कंप्लीट करने देना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। एक तो मैंने आपको अर्ज किया जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन है और वो इलेक्टेबल्स को भी नजर आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने इतना कबाड़ा कर दिया है। मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान शाया करती है हर साल, मैंने पिछले 6 साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है। हमारी ग्रोथ ओवरनाइट अगर आर्टिफिशियल होती तो 5.3 पे ओवरनाइट ना जाती, वो ओवरनाइट नहीं गई, वो ग्रेजुअली गई है। दूसरा, इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई की शरह है, वो 4% पे ग्रेजुअली आई और इन्होंने उसको 11% पे कर दिया। पॉइंट ये है कि वजीर आजम ने 11 दिसंबर को कहा काबीना का मैं परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कर रहा हूं, कारकर्दगी का जायजा ले रहा हूं। उसके बाद 14 जनवरी को कहा मैं काबीना को वार्निंग दे रहा हूं, मैंने सेक्टोरल प्रेजेंटेशंस ली हैं। 22 अप्रैल को कहा मैं काबीना की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर रहा हूं। तो मुझे तो कोई मिनिस्ट्री शिफ्ट होती नजर नहीं आई, मुझे तो कहीं मुहासबा नजर नहीं आया। चोरी चकारी भी अगर वो मान ले, वो जो दवाइयों वाला स्कैंडल है उसमें चले एम्बेजलमेंट तो हुई है, इल्जाम था, सिर्फ बंदे को घर भेजा गया, इंक्वायरी नहीं हुई। इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड का इशू नहीं है, अब हमारी सर्वाइवल का इशू है। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने आए थे। हफीज पाशा रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, वो पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि ये इन्होंने 3% जो है वो गलत बयानी की है जीडीपी ग्रोथ की, असल में 1.9 थी। और अब जब वो 68 ईयर्स के बाद माइनस में गई है, -0.4 पे, -0.4 पे ग्रोथ गई है, तो तब समझ आया है कि हफीज पाशा ठीक कहते थे। अब हफीज पाशा कहते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख अफराद बेरोजगार हुए हैं और 50% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। और जो प्री कोविड फिगर्स हैं, ये वबा आने से पहले के, ठीक, वो भी तबाही का मंजर पेश करते हैं। और 7 साल जो केपीके की हुकूमत है, वहां अगर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और अवाम वहां पे खुशहाल हो गए हैं, वो बीआरटी के जो स्विमिंग पूल के उन्होंने गड़े खोदे हैं, वहां पे पानी छोड़ के मेरा ख्याल है गर्मियों में स्विमिंग की फैसिलिटी दे दिया करें, शायद किसी काम आ जाए। 2 अरब फिर रख दिया बजट के अंदर। तो मैं आपको ये कहूं कि इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी तबाह हो गई और एक दिन गुजरता जो है वो भारी है। और दूसरा, इलेक्टेबल्स को अब नजर आ रहा है कि ये हुकूमत जो है ये परफॉर्म नहीं कर सकी, हम लोगों को क्या जवाब दें। ठीक है, ये आपने जो बात की अहमद जवाद साहब, इस सारी चीज के ऊपर जरा आपकी तरफ में आता हूं, कमर्शियल ब्रेक एक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो उस चीज के ऊपर बात करेंगे जरा सा कि किस तरीके से जो अतर साहब ने जो बात की है उसके ऊपर आपसे जरा बात करते हैं, और इन चीजों के ऊपर कि इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल्स वाली जो बात है, क्योंकि इस वक्त पार्टी इख्तलाफात चीजें विदिन द पार्टी, या आपसे हम जानेंगे कि इस वक्त चल क्या रहा है और क्या जो इख्तलाफात की जो खबरें हैं क्या वाकई वो दुरुस्त हैं या फिर आप इसकी तरदीद करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। खुशामदीद आपको एक बार। आपने बातें सुनी शैला साहबा की भी और अता तारड़ साहब की भी। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस, आपकी चीजें एक बहुत बड़ा चैलेंज, और फिर
हमने जो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो गुज़िश्ता रोज तकरीर सुनी प्राइम मिनिस्टर साहब की, ऐसा लगता है जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें शायद मनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन को ये कह रहे हो कि ठीक है कोई नहीं, अगर कोई चीज है तो मुझे बताइए। तो हमने एक एग्रेसिव मोड से लेके और ये जो तकरीर हुई है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अब ये कह रहे हैं कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे पता नहीं क्या तकलीफ है। क्या हम यही समझें कि कुछ ऐसा खौफ उनके सर पर है जिसकी वजह से उनकी जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इस तरीके से हमने विटनेस किया? देखें फरीद, ये डिस्कशन जो है, डिबेट अभी तारिक साहब ने भी की और शैला रजा साहब ने भी, अब मैं उनकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जल्दी उनको सेहतयाबी मिले। देखें, ये वो बातें हैं जो कि पिछले 2 साल से हम तकरीबन हर रोज टॉक शोज में सुनते हैं कि जी वो इकोनॉमी तबाह कर दी, तो ये हो गया, तो वो हो गया। देखें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये गवर्नमेंट टेक ओवर की थी, इस मुल्क की जो इकोनॉमिक हालत थी, ये तो एक बैंकरप्सी के वर्ष के ऊपर थे हम। सर लेकिन डिक्लाइन की तरफ तो हैं हम, डिक्लाइन तो हो रहा है ना। और डिक्लाइन इस तरह से हो रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर $19 बिलियन था तो आज वो $2 बिलियन रह गया। ये डिक्लाइन जरूर हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है कि आपका जो खसारा था वो कम हुआ। इसी तरह ट्रेड। अच्छा सर, एक चीज बताओ, कतई कलामी की माजरत चाहता हूं, लेकिन वो आप ठीक है, आप उसकी करंट अकाउंट डेफिसिट की आप एग्जांपल कोट करते हैं, लेकिन सर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है वो कम हो जाना ही जो है वो प्रोग्रेस या ग्रोथ की तरफ तो इशारा नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। तो अच्छा फरीद, एक आपसे थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मैं तकरीबन आई थिंक इट्स अबाउट 25 मिनट्स या 30 मिनट्स जिसमें मैंने आपको भी सुना, आपने एक इंट्रोडक्शन दिया जिसमें काफ़ी ऑब्जर्वेशंस थी, काफ़ी क्वेश्चंस थे, फिर उसके बाद आपके 2 मेहमान हैं, उन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए। तो ये कुछ 30 मिनट्स के जो क्वेश्चंस रेज हुए हैं, तो आप उनका मुझे जवाब देने ठीक है सर, मैं कोशिश, मेरी तो कोशिश यही है सर, मैं कोई ना ज्यादा तवील सवाल करूं ना कुछ ना करूं, क्योंकि बिकॉज द प्लेटफॉर्म इज योर्स, आपके पास है। मैं सिर्फ एक टॉसिंग कर देता हूं और एक क्वेश्चन दे देता हूं छोटा सा, जिसके ऊपर जहन में आता है तो डेफिनेटली आप माशाल्लाह से जवाब उसका देते हैं। तो कैरी ऑन सर। जी, मैं जो चीज कहने की कोशिश कर रहा था कि हमें जो तासर देने की हमें कोशिश की जा रही है कि जी कि मार्च में कोरोना से पहले जो है ये मुल्क जो है वो ऑलरेडी जो है वो उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी हुई थी। मार्च के ही आप फिगर्स उठा लें, चाहे आप, और ये कोई मामूली चीजें नहीं है, आप एक घर का जो बजट होता है ना, एक इंसान का, एक इंफरादी, एक फर्द का भी जो है उसकी एक इनकम होती है और एक खर्चा होता है। इकोनॉमी की बुनियाद इस चीज पे होती है कि आपकी आमदनी कितनी है और आपका खर्चा कितना है। अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप कर्जे लेंगे। आप जब कर्जे लेंगे तो आप मजीद आपको कर्जे लेने पड़ेंगे उन कर्जों को वापस करने के लिए। तो इस मुल्क का ये हाल था, और ये कोई ऐसी कोई रिटोरिक बात मैं नहीं कर रहा, ये फैक्ट्स और फिगर्स अवेलेबल हैं। आपके कौन कौन से अदारे जो हैं वो गिरवी रखे हुए थे? क्या आपके वो अदारे जो 2008 में, जिसको आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप कहते हैं, जिसमें अगर सिर्फ मैं आपको स्टील मिल की एग्जांपल दे दूं कि वो अगर 2 अरब मुनाफे के ऊपर छोड़ के जाते हैं तो 10 साल में इन 2 हुकूमतों ने उसका क्या बेड़ागर्क किया। अब यहां पे ये जो फैक्ट्स और फिगर्स दे रहे हैं, ये एक अदारे का हिसाब नहीं दे सकते। ये सिर्फ ये बता दें कि 2015 में इनको ऑलमोस्ट स्टील मिल क्यों बंद करनी पड़ रही। इनको ये इनसे पूछ लें कि इनके दौर में जब इन 2 अरब का मुनाफा लेके तो इन्होंने पहले साल में उसको 90 अरब लॉस के ऊपर पहुंचा दिया, और 2015 में तो इन्होंने उसको बंद ही कर दिया तकरीबन उसको। ठीक है, ये एक अदारे की बात कर रहा हूं। लेकिन सर यही तो तमाम हिसाब किताब लेने के लिए आवाम ने आपको वोट दिया था। खान साहब ने जो आज बात की है जो असेंबली के अंदर गुज़िश्ता रोज की, जी 90% से ज्यादा जो केसेस हैं वो मुझसे पहले के, तो ये तो आपकी पार्टी की जिम्मेदारी थी सर, आवाम ने आपको ट्रस्ट करके वोट दिया। फरीद देखें, 10 साल तबाही मान लें पहले, ठीक है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं कोई रिटोरिक की बात नहीं कर रहा। किसी अदारे को उठा लें, 2008 में क्या था और 2018 में क्या था, ठीक है, ये हो गए इस मुल्क के फैक्ट्स एंड फिगर और इसकी एक्चुअल सिचुएशन। सर कटहरे में कौन लाएगा? अब 10 साल की इस तबाही को जब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं या हम इसकी सर्जरी करते हैं तो उसमें तकलीफ तो आएंगी। जब आप शुगर माफिया की, जो कि पिछले 20 साल से परवरिश पा रहा था इन्हीं हुकूमतों के अंदर,
इन्हीं हुकूमतों के लोग थे कि जो उसमें शामिल थे। जब हम उस पर हाथ डालते हैं तो हमें मुश्किलात तो आएंगी। सर वो फिर जब हम सवाल पे- सर सवाल ये पेट्रोलियम- भी होता है कि फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो क्यों यहां से लंदन चले गए सर? देखें, वो तो एक कानूनी आप सवाल कर रहे हैं कि अगर अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ तो वो जा सकते हैं और आ सकते हैं। अभी कौन सा इसमें से ऐसा, इस कमीशन की बुनियाद के ऊपर क्या आप किसी को जेल के अंदर तो नहीं भेज सकते ना। वो तो कानून जो अपना रास्ता है वो तो अडॉप्ट करेगा। हमारे पास कोई ऐसा मैजिक स्विच तो है नहीं कि हम अगर एक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन FIA या पुलिस की मदद से या FBI की मदद से करें तो उसके नतीजे को हम एक सजा में तब्दील कर दें। उसके नतीजे को सजा में तब्दील करने के लिए आपको कानून, आपको अदालतें, आपको नैब का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद उनकी कारकर्दगी है कि वो उस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर कानून जो है वो किस तरीके से उसको करता है। अगर नैब उसको नहीं सजा दे पाता तो फिर ये कोई डेफिशिएंसीज है वहां पे। अगर अदालतें अपना काम नहीं कर पाती तो ये फिर जुडिशरी को इसका जवाब देना होगा। हुकूमत का काम ये होता है कि आपने करप्शन को हाईलाइट करना है, आपने उसको अंडर द कारपेट नहीं करना, जो कि पिछले 10 साल में हो रहा था। हमने तो हर चीज खोल के, आज अब PIA की सिर्फ मिसाल तो सर ले। करप्शन तो अभी भी हो PIA रही है सर, करप्शन तो अभी भी चल रही है सर। उस तरीके से जो करप्शन से जो रिकवरी का जो मामला था वो भी अब तक उस तरीके से पूरा नहीं हो सका, जिसकी हमें ख्वाब भी दिखाए गए थे कि करप्शन, जो करप्ट लोगों से इतना पैसा रिकवर भी हम करेंगे, वो भी नहीं हो सका सर। फरीद देखें, एंटायर सिस्टम, अगर आप सिविल सर्विसेज का पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत की जो है वो सिविल सर्विसेज के एक सिस्टम के ऊपर बेस करती है। क्या आप इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं 2 साल के अंदर? आपको इस सिस्टम के अंदर बतदरीज, ये सिस्टम जो है करप्शन के ऊपर, इसकी बुनियाद कोई 10 साल से नहीं पड़ी, वो पिछले 50 साल से पड़ी। वो रिपीटेड अदवार हैं। इसमें अगर आप काउंट करें तो इसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप का 20 साल का हाथ है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 15 साल का हाथ है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 10 साल का हाथ है। इसमें अगर आपने इल्जाम देना है PTI को तो वो 2 साल भी नहीं बनते। तो ये 50 साल का खाता है, ये जो कच्चा छटा है, हम इसको 2 साल में हम हर उस चीज को सामने लेके आ रहे हैं, चाहे शुगर हो, आटा हो, पेट्रोलियम हो, PIA हो, स्टील मिल हो। हम इन चीजों को छुपा नहीं रहे, सामने लेके आ रहे हैं, उसके तदारक के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन इसमें हमें माफियाज का शामिल है और उन माफियाज का ताल्लुक इन्हीं पार्टीज के साथ ज्यादा है। आपकी बात वो इन्हीं के दौर में मैं अता साहब की तरफ आता हूं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। एक पॉइंट सिर्फ ऐड कर दूंगा सर कि चूंकि आपने अवाम से वादे किए थे, एक नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था और ये कहा था कि वो तमाम चीजें हम करेंगे, तो इसलिए आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा। अता तारड़ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि जो बात इस वक्त अहमद जवाद साहब कर रहे हैं इसमें। देखिए बात यह है कि माफियाज को इन्होंने NRO दिया, ठीक है ना, वो माफियाज थे मुख्तलिफ पार्टीज में, वो सारे तरीके इंसाफ में शामिल हुए। आप कैबिनेट उठा लें पूरी, खुसरो बख्तियार से शुरू हों और मियां मोहम्मद सुमरो तक आए, ये सारे स्टेटस को के लोग हैं। ये तो वो लोग हैं जो इख्तिदार वो जिस मर्जी पार्टी का हो, ये उन सफों में बैठते हैं अपने देने, अपनी जाती मफादात के लिए इख्तिदार। मिनिस्ट्री ने फाइनेंस अता साहब, लेकिन ये वो तमाम एलिमेंट जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स आपकी हुकूमत में भी तो रहे हैं ना। अच्छा जी, अता साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करता है। शाह साहब, इसी चीज को अगर आप अपनी तरफ लेकर आती हैं, मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं कि जो माफियाज की बात कर रहे हैं अहमद साहब, और जिन चीजों की बात कर रहे हैं कि ये तमाम बिगाड़ है, गुज़िश्ता 50-70 सालों का बिगाड़ है, तो 2 साल में PTI से उसकी तवक्कुआत रखना, ये कुछ इंसाफ की बात नहीं है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं, मैं बार बार कहती हूँ कि हमें पढ़ के बैठना चाहिए। मैं भी बहुत गलतियां करती हूँ। भुट्टो साहब ने 4थे साल इलेक्शन करा दिए, बीबी साहिबा की 2-2 साल की 2 हुकूमतें, 8 साल और 5 साल की जरदारी साहब की, ये टोटल 11 साल बनते। और जो 2 साल की 2-2 साल की हुकूमतें थी वो इंतहाई फ्रेजाइल थी, और जरदारी साहब की भी जो जमहूरियत उसमें फ्रेजाइल थी। जरदारी साहब की जो 5 साल की हुकूमत थी उसमें 342 के ऐवान में हम 126 लोग थे। लेकिन जरा आ जाए, मुशर्रफ के बाद जो है कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पे जो पैसा मिला था जीरो था, खजाना खाली था, गंदुम जो है वो इसी तरह
जैसे अभी हुआ कि बॉम्पर क्रॉप है, वो कह के बाहर बेची गई, फिर उससे महंगे दामों में खरीदी गई। ये सब ने तमाशा देखा और लोगों ने गंदम उगाना छोड़ दी थी। हमने जनाब आके एक्सपोर्ट बढ़ाई, ज़राअत में तरक्की की, कैरी लूगर बिल से पैसे लिए, IMF से सिर्फ 7 अरब लिए 26 माह के लिए, 70 अरब रुपए का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, नौकरियां दी, की पैक दिया, ईरान गैस लाइन दी, गवादर पोर्ट को हमने सिंगापुर से लेकर किया, नौकरियां दी, बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाए, हमने सिंध में बेहतर हॉस्पिटल। यानी आप ये कह रही हैं कि पॉसिबिलिटी थी इस गवर्नमेंट के पास, पॉसिबिलिटी मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये आज जो बिजली पैदा करने की बातें होती हैं, हमने प्रोजेक्ट बताए जिसने की प्रोडक्शन नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुई। अब मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, आप सारा मलबा पिछली हुकूमतों पे डाल दें, ओके आपने डाल दिया, लेकिन एग्रीकल्चर की टारगेट्स तो आप लास्ट ईयर अचीव कर सकते थे, न लास्ट ईयर न इस साल। 75% लोग ज़राअत से ताल्लुक रखते हैं, आप ये अचीव नहीं कर पाए। आप इंडस्ट्रीज की टारगेट तो आप अचीव कर सकते थे, ऑपोजिशन ने तो नहीं कहा था। अब स्टील मिल की ये बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप स्टील मिल को देख रहे थे कि वो अच्छी जा रही है, तो पूरे मुल्क में स्टील, पूरी दुनिया में स्टील की मांग थी, क्योंकि एक हमारे वर्ल्ड जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए वो मांगा जा रहा था। लेकिन उसके बाद मित्तल जैसी कंपनीज बैठ गई, और मैं ये जरूर कहूंगी कि गलत भी हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उसकी पूरी जिम्मेदारी हम पे डाल दें। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई सूबा है जिसने थर में, जैसे हमने अपने बलबूते पे बिजली पैदा की है, फैसलाबाद को दे रहे हैं। ठीक है शल्ला साहबा, वक्त कम है, मैं जरा अतर साहब की तरफ आ जाऊं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप भी बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है, यानी तो आपने 7 साल में KP में क्या किया? राइट, यानी आप ये कह रही हैं कि अगर पॉसिबिलिटीज होती हैं, यानी सिर्फ मलबा पिछली हुकूमतों पे नहीं डाला जा सकता, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आपके पास विलिंग, आप कह रही हैं कि विल होनी चाहिए, आपकी विल हो तो आप कर सकते हैं। अता साहब, आपकी बात जो बीच में रह गई थी, मैं चाहूंगा जरा इसको मैंने वो माफिया से शुरू की थी कि जिन माफियाज को अपेरेंटली NRO मिला है अपने इक़्तिदार को टूल देने के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मुल्क में फाइनेंस खत्म हो गया, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने पेट्रोल खत्म कर दिया, एसेट रिकवरी यूनिट ने कोई रिकवरी नहीं की, और आप बतदरीज चलते जाएं तो आपको नजर आएगा कि परफॉर्मेंस मिल है, और ये कोविड से पहले की मिल है, मगर इनकी मसलतें ऐसी हैं कि ये माफिया से हाथ नहीं डाल सकते। हमारी दफा लोगों को गिरफ्तार पहले करते हैं, सबूत बाद में करते हैं। नैब के लेटर पे लिखा होता है कि जी इस शख्स को इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि अगर ये हमें खदशा है कि ये शवाहिद मिटा देगा, माना हम अपोजिशन के अंदर हैं। जहांगीर खान तरीन ने एडमिटेडली 56 करोड़ रुपया सब्सिडी ली, वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, लगभग 100 अरब के करीब मुनाफा कमाया, तो उनका नाम ECL में की नहीं है। हम तो छींक मारे हमारा नाम ECL में डाल जाता है, और हमजा शहबाज साहब की अहमद साहब ये बात करें कि जब तक किसी चीज के ऊपर कोई चार्ज फ्रेम नहीं हो तब तक तो कोई भी बड़ा उसको राइट है। से कौन सा चार्ज फ्रेम हो गया? शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी की नजीर अमेरिका में सुनाई, कहा मैंने गिरफ्तार किया, वजीर साहब ने फरमाया। उसके बाद मैं ना करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से आपके शो के तवज्जुह से ये मिसकंसेप्शन आज क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे दौर में इंपोर्ट ज्यादा क्यों थी? नंबर 1, इंडस्ट्री में जितना खाम माल या कैपिटल गुड्स लगते हैं वो इंपोर्ट होते हैं। इंडस्ट्री बूम पे थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.6% थी। अब टोयोटा की प्रोडक्शन बंद हुई, यानी आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री का जो खाम माल था वो इंपोर्ट होता था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट इसके 3 पहलू हैं। इसके 3 पहलू, खाम माल तमाम इंडस्ट्री बाहर से मंगवाती है, वो इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि वो बाहर से आ रहा था। नंबर 2, बिजली के जो बड़े बड़े मनसूबे लग रहे थे उसके कंपोनेंट बाहर से आ रहे थे CPEC के तहत। नंबर 3, मोटरें जो बन रही थी उसका बहुत सारा मटेरियल बाहर से आ रहा था। तो ये इंपोर्ट बिल कम होना कम ग्रोथ की निशानी है, ठीक है, ये फखर की बात नहीं है। आखिरी बात सुन ले, अभी हम गंदम एक्सपोर्ट करके फखर करते हैं, अभी गंदम की कटाई हुई है, अभी गंदम का सीजन है, साथ ही गंदम बरामद करने की परमिशन दे दी है, यानी गंदम के सीजन में गंदम की शॉर्टेज और बाहर से मंगवा रहे हैं,
तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट आपका किधर जाएगा, ये सिर्फ आपकी सोच चले है। मैं वेरी लास्ट इन 10 सेकंड अहमद साहब इस बात का जवाब दे दें जो अता तारड़ साहब बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्री में बूम नहीं है, जिसकी वजह से अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो भी गया तो कोई कारनामा नहीं है। सर वेरी शॉर्ट आंसर इन 10 सेकंड सर। फरीद देखें, जो एक आम आदमी से भी, एक 10वीं पास मैट्रिक पास से भी आप पूछें कि आमदनी और खर्चे का फर्क जो है वो किस तरह से एक फर्द के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि वो भी इस चीज को एक्सप्लेन कर देगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट किस तरह से एक मुल्क को बर्बाद करता है और उसकी कोई रीजन नहीं होती। आप उसकी कोई रीजन जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको इंडस्ट्रीज की इंपोर्ट भी नहीं सर, और इंपोर्ट, आपको ट्रेड डेफिसिट और आपको करंट अकाउंट डेफिसिट, इसके साथ मुल्क नहीं चला सकते। ये कह के कि हम खाम माल आप इंपोर्ट कर रहे थे, ये कोई रीजन नहीं ठीक है। वेरी राइट सर, किसी मुल्क ने तरक्की ठीक नहीं है की। सर, मैं आपका और शुक्रिया अदा करूंगा। इसके ऊपर हम मजीद भी बात कर लेंगे बट द टाइम इज अप सर। आई एम रियली वेरी सॉरी बट बहुत शुक्रिया आपका, अहमद जवाद साहब, अता तारड़ साहब, शैला रजा साहब, बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए।